आज हम एक्सरसाइज 5.2 के अंतिम पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 डॉट डॉट एंड 3, 10, 17 डॉट डॉट इक्वल। अर्थात n के किस मान के लिए दोनों एपी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के n में पद बराबर होंगे। तो यहां कहा गया है कि कोई एपी है जिसका जो nth टर्म है दोनों एपी का क्या है, बराबर है। इस एपी और इस एपी का जो nth टर्म है इक्वल है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले एपी के लिए फॉर फर्स्ट एपी क्या है, मेरा A1 जो है वो आपको दिख रहा होगा 63 है, A2 जो है वो आपका है 65। तो इससे कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू आया 65 माइनस A1 का वैल्यू है 63। तो D जो हो गया 2 के बराबर हो, यानी पहले AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। अब हम फॉर सेकेंड एपीज के लिए देखते हैं। सेकेंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां जो आपका जो फर्स्ट टर्म है A1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और A2 जो है वो 10 के इक्वल है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू 10 है और A1 का वैल्यू 3 है, तो इसको माइनस करने पर क्या आएगा, 10। तो इसे हम D1 मान लेते हैं और इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं। ठीक है। अब हम दोनों एपीज के nth टर्म को निकालेंगे। तो an टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1D। तो पहले एपी का जो A1 है फर्स्ट टर्म है वो 63 है, प्लस n माइनस 1। n तो वैल्यू मालूम नहीं है इसलिए यहाँ पुट नहीं करेंगे, किंतु D मतलब D1 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 63 आएगा प्लस 2 को n से इंटू करेंगे आ जाएगा 2n, माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा 63 को अगर 2 से माइनस करते तो ये आ जाएगा 61। ये हो गया आपका 61 प्लस 2n। इसी प्रकार अगर सेकेंड एपीज का an निकालते तो an इज इक्वल टू होगा A1 प्लस n माइनस 1D। तो आप चाहे तो पहले वाले में D1 लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग माने थे D2, तो यहाँ D2 भी लिख सकते हैं। तो A1 इसका वैल्यू क्या था, 3 प्लस n माइनस 1, और D2 का जो वैल्यू आया था वो क्या था, 7। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 आया प्लस 7 को n से इंटू करेंगे तो 7n आएगा, माइनस 7 को 1 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा। तो 7n तो यहाँ आ गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। चूंकि 7 बड़ी संख्या है उसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, माइनस। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दोनों एपीज का जो nth टर्म है वो मेरा क्या है, इक्वल है। तो यानी ये दोनों जो होगा हमारा क्या होगा, इक्वल। इसका an टर्म और इसका nth टर्म जो होगा हमारा इक्वल होगा। अब हम दोनों nth टर्म को इक्वल करते हैं। तो an अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो an इज इक्वल टू क्या है, an। तो अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को क्या करना है, इक्वल करना। तो इसमें क्या है, 7n माइनस 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 61 प्लस 2n के इक्वल है। अब n को n तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 7n, ये 2n इधर दूसरे साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस 2n इज इक्वल टू ये 61 है, और ये माइनस 4 दूसरे साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब 7n में से 2n जाएगा तो क्या बचेगा आपका, हो जाएगा ये 5n इज इक्वल टू 61 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 65। देयरफॉर n का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 65 बाई 5 का टेबल में 65 कितने टर्म्स में आता है, 13 टर्म्स में आता है। देयरफॉर जो ए लास्ट इसका जो nth टर्म है 13th, वही दोनों एपीज का इक्वल टर्म्स होगा। n इज इक्वल टू 13th टर्म, यही इसका आंसर होगा।
आप चाहे तो इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका 16 क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अर्थात वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां ना हमें फर्स्ट टर्म मालूम है ना कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम इसे मान लेते हैं। सपोज इसका जो फर्स्ट टर्म है वो a1 के बराबर है और जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, आपका d के बराबर है। यहां बोला जा रहा है कि सेवंथ जो टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, अर्थात सातवां पद इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका A7 जो पद है इसके A फिफ्थ टर्म से कितना अधिक है, 12। तो इसको लिख सकते हैं A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करते हैं। A7 को हम लोग क्या लिखेंगे, A1 प्लस 6D लिख सकते हैं। उसी प्रकार A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 4D। चूंकि इसके बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा अब A1 प्लस 6D माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो सभी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये प्लस A1 क्या हो जाएगा, माइनस A1 में, और ये प्लस 4D माइनस 4D में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। और A1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका आएगा 6D में से 4D जाएगा तो क्या बचेगा, 2D आएगा, इज इक्वल टू 12। देयरफॉर D का जो वैल्यू आएगा 12, दो जो हो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 का टेबल में 12 कितने के टाइम्स में कटेगा, 6 बार में। तो D का जो वैल्यू आया मेरा 6 आया। अब यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 16 है। तो हम लिखेंगे नाउ, अब थर्ड टर्म जो है A3 किसके इक्वल है, मेरा 16 के इक्वल है। तो A3 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D लिख सकते हैं। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू 16। अब यहाँ हम चूंकि D का वैल्यू क्या लाए थे, 6, अब इसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो A1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू हमने क्या रखा, 6, इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16। इससे A1 का जो वैल्यू आएगा 16, 12 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आया, 4। यानी A1 का वैल्यू आया मेरा 4। इस प्रकार मेरा फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस क्या निकला, D। अब हमें एपीज निकालना है। तो एपीज को इस टाइप से लिख सकते हैं। एपीज क्या होगा मेरा, एपीज चूंकि 2 एपीज नहीं है, 1 एपीज है ना, तो एपी इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट टर्म क्या था मेरा 4, कॉमन डिफरेंस कितना था मेरा 6। तो 4 में अगर 6 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 10। फिर 10 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 16 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22। इसी प्रकार ये सो ऑन बढ़ता जाएगा और ये एपीज मेरा लिस्ट ऑफ नंबर को शो करेगा। आप चाहे तो इस सीट्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 डॉट 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 253। अर्थात AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। यहाँ हमें शुरुआत से नहीं है 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। इसे बनाने के लिए सबसे शॉर्टकट मेथड ये होगा कि हम शुरुआत ही किससे करते हैं, लास्ट टर्म से करते हैं। तो लास्ट टर्म से शुरुआत करें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और किसी एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। क्योंकि इधर से हम बढ़ते हुए क्रम में था, तो यहाँ क्या घटा रहे थे, 8 में से 3 माइनस कर रहे थे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। किंतु अगर हम लास्ट से चलेंगे तो चूंकि यह टर्म क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, इसलिए हम 3 में से क्या घटाएंगे, माइनस करेंगे, 8 करेंगे, तो वो मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां जो हो जाएगा A1 टेकिंग फ्रॉम द लास्ट लिख सकते हैं, टेकिंग फ्रॉम द लास्ट, यानी अंतिम पद से लेने।
अंतिम पद से जब लेते हैं तो मेरा जो फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a1 जो हो जाएगा 253 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहले हम किससे माइनस करते थे, 8 में से 3 माइनस करते थे, डी निकाले। अब इसमें किसी में 3 से 8 को माइनस करेंगे या 8 से 13, 8 में से 13 को माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 3 में से 8 को माइनस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -5। अब हमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना। तो 20th टर्म A20, तो इसका फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस क्या लिखते हैं 19D। अब सभी का वैल्यू पुट करेंगे, तो A1 क्या आया था 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू क्या लाए -5, तो ये आ जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 19, 5 जा क्या होगा 195, जिससे माइनस करने पर क्या आएगा 158 आएगा। यही मेरा अंतिम लास्ट टर्म से क्या होगा, मेरा 20वां पद होगा, यानी अंतिम पद से 20वां पद जो होगा 158 होगा। यही मेरा आंसर है। आप चाहे तो इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 7th टर्म ऑफ इच 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। और किसी एपी के चौथे तथा 8वें पदों का योग क्या है 24 है, तथा छठे तथा 10वें पदों का योग क्या है 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। मतलब यहाँ चौथा और 8वां पद का जो टर्म्स का जो योग है वो 24 है, जबकि 6th और 10th टर्म का जो योग है वो 44 है। तो हमें एपी का जो फर्स्ट 3 टर्म यानी A1, A2 और A3 फाइंड आउट करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर मानते हैं सपोज फर्स्ट टर्म यानी A1 इज इक्वल टू A1 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, D के बराबर है। तो यहाँ बोला गया है चौथे और 8वें टर्म्स का जो योग है वो कितने के बराबर है 24। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चौथा टर्म यानी A4 प्लस 8वां टर्म क्या हुआ 8 का जो सम है वो किसके इक्वल है 24 के इक्वल है। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A8 को क्या लिख सकते हैं उसे पका A1 प्लस 7D, ठीक है, इज इक्वल टू 24। अब A1 और A1 मिलकर क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा, जबकि 3D और 7D मिलकर क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो ये यहाँ बच जाएगा A1। 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है 5 बार में, तो इसे लिखेंगे 5D इज इक्वल टू 24। 2 का टेबल में 24 कितने टाइम्स में कटेगा 12 बार में आएगा। इससे मेरा जो एक इक्वेशन बना A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार अगर हम दूसरा इक्वेशन में जाएं तो कहा गया था कि इसका जो छठा टर्म है यानी A6 और A10 का जो सम है वो कितने के इक्वल है 44 के इक्वल है। तो A6 को क्या लिखा जा सकता है, इसके 6 टर्म को क्या लिखेंगे A1 प्लस 5D, 6 में से 1 माइनस हो रहा तो 5D बचेगा, प्लस A10 को क्या लिखेंगे उसी प्रकार A1 प्लस 9D, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9D बचेगा इज इक्वल टू 44। तो A1 और A1 मिलकर यहाँ भी क्या हो जाएगा 2A1 प्लस 5D और 9D मिलकर क्या हो जाएंगे 14D इज इक्वल टू क्या आएगा 44। अब यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आया तो ये आ जाएगा A1 प्लस 7D, क्योंकि 2 का टेबल में 14 कितने बार में आता है 7 बार में आता है, इज इक्वल टू 44। अब 2 से 44 को डिवाइड करते तो यहाँ क्या आ जाएगा 22, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन में 2 और इंटू था इसलिए हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते थे। तो ये आया आपका A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या था A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन फर्स्ट था मेरा A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी साइन माइनस और इसका भी साइन माइनस।
चूंकि यहाँ A1 का टर्म्स इक्वल है और अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, किंतु यहाँ प्लस माइनस माइनस तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2D, और यहाँ उसी प्रकार 22 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 10। तो D का जो वैल्यू आएगा मेरा 10/2 यानी क्या आएगा 5, यानी D जो आया मेरे 5 के बराबर आया। अब इसी वैल्यू को D के मान को किसी भी इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग रखते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा मेरा A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 5D का वैल्यू कितना था मेरा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, और इसे सॉल्व करते हैं तो A1 प्लस 5 जा क्या आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। तो इससे मेरा जो आएगा A1 का वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 25, 12 माइनस 25 यानी माइनस क्या होगा 30। अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को ज्ञात करना है, यानी A1 A2 A3। आप चाहे तो सबसे पहले इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्या पाया A1 जो है -13 के इक्वल है, D जो है किसके इक्वल है 5 का। तो A2 मेरा क्या होता, A2 को निकालने का तरीका बताया गया था A1 प्लस D। तो A1 का वैल्यू क्या आया -13 प्लस क्या लिखे D का वैल्यू क्या था 5। तो प्लस माइनस माइनस 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 8, चूंकि 13 बड़ा है इसका साइन माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे -8। उसी प्रकार A3, तो A3 को डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं A2 प्लस D भी लिख सकते हैं। तो A2 मेरा क्या आया -8 और D कितना था कॉमन डिफरेंस 5, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 3, किंतु 8 भी बड़ा है इसका साइन माइनस है तो यहाँ क्या हम लिखेंगे -3। इसलिए मेरा जो फर्स्ट 3 टर्म्स जो होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा मेरा -13, चूंकि पहला टर्म क्या था -13, A2 क्या आया -8 और A3 क्या होगा -3। इसका 19th क्वेश्चन कहता है कि सुब्बाराव स्टार्ट वर्क in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? मतलब कहा जा रहा है कि सुब्बाराव एक आदमी है जो 1995 में एक किसी जगह काम करता है, तो उसका जो सालाना सैलरी मिलता था वो 5,000 रुपया मिलता था, यानी एक साल में 5,000 रुपया मिलता था, किंतु प्रति साल उसके सैलरी में 200 रुपया का इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होता है। तो हमको बताना है कि किस साल इसका सैलरी क्या हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म जो है A1 जो है वो किसके इक्वल, यहाँ जो फर्स्ट टर्म A1 जो है वो किसके इक्वल है 5,000 के इक्वल है, और चूंकि ये हर साल जो 200 रुपया एक इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसे हम लोग क्या मान सकते हैं D। तो D इज इक्वल टू हो गया 200, तो ये ₹5,000 मेरा फर्स्ट टर्म होगा और 200 क्या होगा मेरा कॉमन डिफरेंस। तो हमको क्या दिया हुआ AN, हमको दिखाना किस साल इसका सैलरी क्या हो जाएगा 7,000, तो AN हो जाएगा 7,000। तो अब AN का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो AN इज इक्वल टू कितना दिया गया 7,000। तो A1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 7,000 लिख सकते हैं। अब A1 का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो A1 मेरा क्या था 5,000 प्लस N माइनस 1 और D कितना था मेरा, D जो था मेरा 200 था, इज इक्वल टू 7,000। अब इस 5,000 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा इधर N माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। तो इससे N माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,000। अब N माइनस 1 का वैल्यू क्या निकलेगा, N माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 2,000 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आपका कटेगा कितना बार में 10 बार में। इस प्रकार N का जो वैल्यू आएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, यानी 11 ईयर में
इसका जो सैलरी हो जाएगा वो आपका 7,000 हो जाएगा। आप चाहे तो इस सीट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार मैथ में आगे बढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।